Yes, students, first of all, features of democratic countries or merits, or you can say why democratic government is best than any other form of government. ठीक है, जब भी आपने फीचर्स बताने हैं या पॉजिटिव, यू हैव टू एक्सप्लेन पॉजिटिव. सबसे पहले आप इसका मीनिंग बताओगे. दैट मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी इज, डेमो का मतलब क्या होता है बेटा? पीपल. क्रेसी का मतलब क्या है? रूल. इट मींस रूल ऑफ या रूल बाय पीपल. कैसे? लोग कैसे रूल कर सकते हैं? बाय इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव्स इन द इलेक्शन. ठीक है, लोग रूल करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करके, और ये रिप्रेजेंटेटिव्स फर्दर 5 इयर्स के लिए हमारे लिए पॉलिसीज बनाते हैं. तो दैट इज कॉल्ड डेमोक्रेसी. अब इसके फीचर्स क्या हैं? कई कंट्रीज में डेमोक्रेटिक के फीचर्स अलग होते हैं, लेकिन हमने अपनी कंट्री के सिनेरियो के अकॉर्डिंग, जो हमारी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, हमने उनके अकॉर्डिंग फीचर्स जो है वो बताने. ठीक है, नंबर 1, अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिबल. अकाउंटेबल का मतलब होता है ओनली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज आंसरेबल, बिकॉज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में मिनिस्टर्स जो भी करते हैं, प्राइम मिनिस्टर जो भी करते हैं, वो मीडिया में ही इज आंसरेबल. मिनिस्टर्स आर आंसरेबल. उनको आपको आंसर देना पड़ता है कि जो भी उन्होंने बिल पास किया या जो भी किया वो क्यों किया, उसके पीछे क्या लॉजिक था. आप मीडिया पे मिनिस्टर्स या प्राइम मिनिस्टर की स्पीच सुनते हो जिसमें वो अपने पॉइंट्स को क्लैरिफाई करते हैं और आपको सेटिस्फाई करते हैं. आपको बताते हैं कि अगर बजट पास हुआ है, फर्स्ट फेब को अगर बजट आया था, तो इस बजट में कौन कौन से नए रूल्स एंड रेगुलेशंस पास किए, उसके पीछे क्या रीजंस थे. पुराने जो बिल हैं उनको खत्म कर दिया, नए बिल्स को ऐड किया गया. तो दैट इज देयर ड्यूटी, दैट इज देयर वर्क टू सेटिस्फाई यू पीपल, बिकॉज दे आर आंसरेबल. तो ये सिर्फ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ही होता है, लेकिन this is not possible in dictatorship. So that's why we can say that this is the best form of government. ठीक है. Then second is democratic government is based on consultation and discussion. अब कंसल्टेशन एंड डिस्कशन कहाँ पे होती है? लोकसभा में. तो अपनी लोकसभा के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है that whenever any new law is passed, proper discussions are held. ये आपने सारा पढ़ा हुआ है कि हर बिल को पास करने की अलग अलग रीडिंग्स होती हैं. फर्स्ट रीडिंग फर्स्ट स्टेज, सेकेंड रीडिंग सेकेंड स्टेज, एंड थर्ड रीडिंग में क्या होता है? बिल फाइनली पास होता है, और बिल पास होने के बाद फिर ये राज्यसभा में भी होता है. राज्यसभा में भी सेम प्रोसीजर जो है वो फॉलो किया जाता है, एंड देन बिल गोज टू प्रेसिडेंट फॉर फाइनल सिग्नेचर. इसका मतलब क्या है? एक बिल पास करने में, एक लॉ को बनाने के बहुत से लोग इन्वॉल्व हैं. स्टेप बाय स्टेप जो है डिस्कशन होती है. जितनी डिस्कशन ज्यादा होगी तो हर एक के व्यूज ऐड किए जाएंगे, और हर पर्सन अपने व्यूज जब ऐड करेगा तो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं वो सबके वेलफेयर के लिए, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए होगा. सो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन कंसल्टेशन एंड डिस्कशन. देन थर्ड इज पॉलिटिकल इक्वालिटी. पॉलिटिकल इक्वालिटी का सीधा जो डायरेक्ट रिलेशन वो किससे है? राइट टू वोट एंड राइट टू कंटेस्ट इलेक्शंस. सिर्फ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ही राइट टू वोट, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज पॉसिबल है, या राइट टू कंटेस्ट इलेक्शंस का मतलब होता है कि आप पॉलिटिकल पार्टीज बना सकते हो. बट दिस इज नॉट इन द डिक्टेटरशिप और नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज. That's why we can say that democratic government is the best form. Then free and fair elections. सिर्फ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ही इलेक्शन जो है वो फ्री और फेयर होते हैं. फेयर का मतलब होता है आपके सामने फेयर रिजल्ट आता है, आप जिसको इलेक्ट करते हो वही पर्सन आपके सामने जीतता है, वही पार्टी जीतती है. कहीं ना कहीं रिजल्ट्स या ईवीएम्स के साथ किसी भी तरह से जो है वो रिजल्ट जो है वो चेंज नहीं होता. तो इट मीन्स आपके सामने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो आपको बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड करती है. देन इक्वालिटी, fraternity or liberty. These were the 3 slogans of French Revolution. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ये तीनों चीजें प्रोवाइड की जाती हैं. इक्वालिटी, इक्वालिटी कैसे? इक्वल लॉज टू ऑल, रिच एंड पुअर, मैन एंड वुमेन एंड ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स. ठीक है. लिबर्टी का मतलब होता है फंडामेंटल राइट्स टू ऑल, फ्रीडम, फ्रीडम दी जाती है, सबको दी जाती है. एंड थर्ड इज फ्रेटर्निटी, मींस ब्रदरहुड. ऑब्वियसली जब इंडिया के सभी पार्ट्स, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सेंटर, जब को सेम इक्वालिटी मिलेगी तो वो आपस में लड़ेंगे नहीं, और इस तरह से कंट्री में एक यूनाइटेड फीलिंग जो है वो लोगों के बीच में आती है. वो अपने आप को अपनी कंट्री से जो है वो अटैच इमोशनली जो है वो अपने आप को फील करते हैं. देन हम ये कह सकते हैं कि कैन क्रिटिसाइज और कैन अपोज द गवर्नमेंट. ठीक है, अपोजिशन. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ही स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन हो सकती है, डिक्टेटरशिप में नहीं हो सकती, मोनार्की में नहीं हो सकती, नॉन डेमोक्रेटिक में नहीं हो सकती. इसमें आपने क्या बताना है? 3-4 पॉइंट्स याद रखो. पीपल कैन क्रिटिसाइज द रॉन्ग पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट, दे कैन प्रोटेस्ट,
ठीक है, प्रोटेस्ट कैसे कर सकते हैं, रैलीज निकाल सकते हैं, मूवमेंट्स, ठीक है, जैसे फार्मर मूवमेंट है, ठीक है, उसको लॉन्च कर सकते हैं। देन थर्ड, फाइनल उनके पास वेपन क्या है, दे कैन चेंज द लीडर्स इन द नेक्स्ट इलेक्शंस। तो थ्रू दिस दे कैन शो देयर, अगर जो भी उनके मन में कंटेंटमेंट, जो एंगर है या वो डिसकंटेंटमेंट की फीलिंग है, वो गवर्नमेंट से सेटिस्फाई नहीं है, तो फाइनली अगर गवर्नमेंट उनकी बात नहीं सुनेगी तो 5 years के बाद दे विल चेंज द रिप्रेजेंटेटिव्स and they will give chance to different political parties. So in this way we can say that these are the features of democratic countries. Next is arguments against. इसके अगेंस्ट आपने बताना डीमेरिट्स, सारा पहले आपने पॉजिटिव बता दिया, अब आपने नेगेटिव बताना। नेगेटिव मैंने कल आपसे डिस्कस किया था, इलिटरेसी। हमारी कंट्री में मोस्टली इलिटरेट जो है, इलिटरेट लोग होंगे तो उनको नहीं पता कि राइट टू वोट कैसे यूज करना है। तो राइट टू वोट का इंपॉर्टेंट वेपन होते हुए भी the people they are not aware about how to use right to vote, ठीक है। देन ये मेन ड्रॉबैक माना जाता है डेमोक्रेटिक कंट्रीज में कि जो लोग हैं वो मनी के बेसिस के ऊपर या इंसेंटिव के बेसिस के ऊपर कई बार अपना वोट जो है वो बेच भी देते हैं। देन सेकंड इज अनकॉन्शियस वोटर्स। अनकॉन्शियस का मतलब क्या होता है, लिटरेट की बात करें, जो एजुकेटेड हैं वो वोटिंग तो कर आते हैं लेकिन नेक्स्ट 5 years के लिए वो रिप्रेजेंटेटिव्स का वर्क इवेल्युएट नहीं करते, ठीक है। सपोज वोटिंग तो वो कर आए, मैं लिटरेट लोगों की बात कर रही हूँ जो एजुकेटेड है, वोटिंग वो कर आए, अपना राइट टू वोट यूज कर लिया उन्होंने, लेकिन नेक्स्ट 5 years के लिए वो अनकॉन्शियस हो जाते हैं। इसका मतलब उनको नहीं पता कि उन्होंने जिसको भी इलेक्ट किया है दे आर डूइंग देयर वर्क और नॉट। तो ये भी एक तरह से ड्रॉबैक है डेमो। अब आपको फर्दर प्रॉपर इवेल्युएशन करनी चाहिए ताकि नेक्स्ट 5 years में आप उसको री इलेक्ट करते हो या नहीं करते हो, इसके लिए आप श्योर होना चाहिए। देन करप्शन। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में करप्शन इसलिए होती है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस को प्रॉपर फॉलो नहीं किया जाता और हर स्टेप में जो है वो अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स इवॉल्व होते हैं जो अपना काम बनवाने के लिए आपसे मनी या ब्राइब जो है वो लेते हैं, एंड पीपल आर रेडी टू पे एंड दोज पीपल दे आर रेडी टू टेक। जब लोग देने के लिए तैयार हैं, वो लेने के लिए तैयार हैं, तो आपसी जो म्यूचुअल जो होता है जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस ब्रेक होते हैं, पनिशमेंट नहीं होती है, और इस तरह से हम ये कह सकते हैं करप्शन जो है वो बॉटम लेवल से लार्ज स्केल पे जो है वो इंक्रीज हो रही है। देन लो मोरालिटी का मतलब क्या है, लीडर्स की मोरालिटी जो है वो भी इफेक्ट पड़ता है डेमोक्रेटिक कंट्रीज के ऊपर। आजकल बहुत ऐसे कम लीडर्स हैं जो ऑनेस्टी के बेसिस के ऊपर जीतते हैं, अदरवाइज इलेक्शंस में मनी एंड मसल पावर जो है दैट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। आपको इलेक्शन जीतने के लिए क्या चाहिए, लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, और जिसके पास पैसा नहीं होता है वो इलेक्शंस में ना वो कंटेस्ट करने का सोच सकता है ना वो जीतने का सोच सकता है, ठीक है। देन डिले इन डिसीजन मेकिंग। डेमोक्रेसी में डिसीजन जो है वो कई बार डिले भी हो जाते हैं, ठीक है। वो इसलिए होते हैं बिकॉज टू मैनी पीपल आर इन्वॉल्व। एक बिल पास करना है, उस बिल के लिए पहले लोकसभा, उसके बाद राज्यसभा, फिर डिस्कशन होती है, फिर ऐसे करते करते कई बार 6 month 1 year 2 years हो जाते हैं, बिल पास नहीं होता और तब तक उस बिल की जरूरत भी नहीं रहती। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है दैट लीड्स टू डिले इन द डिसीजन मेकिंग। एनी डाउट बेटा? टिल दैट आई हैव कम। Constitutional monarchy. Okay. In some countries, still constitutional monarchy is there. It means monarchs are there, constitution is there. Like UK. ठीक है, यूके में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, क्वीन इज देयर, लेकिन साथ साथ डेमोक्रेसी भी है। पार्शियल मोनार्की है। पार्शियल मोनार्की का मतलब होता है स्टिल क्वीन इज देयर, लेकिन अल्टीमेटली वहां पे इलेक्शंस भी होते हैं, ठीक है। तो दैट इज अ पार्ट ऑफ पार्शियल मोनार्की कह सकते हो। एनी अदर डाउट? ओके, नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज। अब मैंने आपको जो भी बताया बेटा डेमोक्रेटिक कंट्रीज में, ये नॉन डेमोक्रेटिक में आप अगेंस्ट लिखोगे, ठीक है। नंबर 1, नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज में फीचर्स क्या है, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी क्यों होती है, क्योंकि वहां पे लीडर्स चेंज नहीं होते हैं, लाइक जैसे आपने राइज ऑफ हिटलर का पढ़ा था, ठीक है। कॉन्टिन्यूटी, रूल की जो कॉन्टिन्यूटी होती है, एंड वन पर्सन कंट्रोल होने के कारण वो अल्टीमेटली अपनी कंट्री को पूरी तरह से होल्ड करता है। स्टेबिलिटी का मतलब होता है उसको पता है कि उसने अपनी कंट्री को कैसे डेवलप करना है, क्योंकि उसका कहा हुआ हर वर्ड जो है वो लॉ होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट जो है दैट इज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, एब्सेंस ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज में राइट टू वोट, राइट टू कंटेस्ट इलेक्शंस, राइट टू फॉर्म पार्टीज, ये नहीं होता, इसलिए लोगों के कुछ राइट्स जो हैं, फंडामेंटल राइट्स, उनको नहीं मिलते। देन लॉ ऑफ इक्वालिटी इज नॉट इन द नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज, मीन्स विमेन, मैन एंड विमेन आर नॉट इक्वली पेड, उनकी सैलरीज इक्वल नहीं होती। और भी बहुत से तरह के डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, जैसे आपने
प्लीज कीप क्वाइट। ठीक है, और भी बहुत सी तरह की जो है वो प्रॉब्लम्स आती है नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज में। देन एनीबॉडी कैन बी डिटेन विदाउट एनी नोटिस, विदाउट एनी वारंट। किसी को भी पर्सन को अरेस्ट कर लिया जाता है, जैसे दुबई जैसी कंट्रीज। ठीक है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज नॉट गिवन, वहां पे लोगों को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। देन राइट टू ऑपोजिशन, ऑपोजिशन स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि एक ही पार्टी होती है, वन पार्टी नेशन होता है, एक ही रूलर होता है, तो उसके अगेंस्ट ऑपोजिशन नहीं होती। In this way, we can say that in non-democratic countries, people, they are not getting those rights which are given in the democratic countries. Then no trade unions नहीं होती, लोग strikes नहीं कर सकते, agitations नहीं कर सकते, movements launch नहीं कर सकते। ठीक है, then rules and regulations बहुत strict होते हैं, इसलिए corruption नहीं होती, जैसा कि democratic countries में होती। And prompt decision prompt लिए जाते हैं, उसमें delay लिखोगे, इसमें prompt का मतलब होता है कि इसमें decision जल्दी लिए जाते हैं, क्योंकि सारे डिसीजन जो हैं वो ऑटोक्रेटिक यानी कि सिंगल हैंड में होते हैं। तो इस तरह से नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज जो हैं वो कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक कंट्रीज अगर कंपेयर किया जाए तो डेमोक्रेसी इज फार बेटर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्लियर? एनी डाउट? ओके, difference between democratic and non-democratic very simple. Democratic means rule by people, non-democratic means dictatorship, monarchy या rise of non-democratic and dictatorship is the part of type of non-democratic. हाँ, China truly can't be called democratic, 100% democracy नहीं। हाँ, डिक्टेटरशिप जो है उसमें हेरिडिटरी नहीं होता, मोनार्की जो है वो हेरिडिटरी है। हेरिडिटरी का मतलब होता है रूल बाय फैमिली, लाइक मुगल डायनेस्टी की बात करें तो वो क्या है, मोनार्की। ठीक है, बट डिक्टेटर एग्जांपल देना है तो हिटलर का एग्जांपल है। जो मोनार्की होता है उसमें फैमिली रूल होता है, फैमिली आफ्टर फैमिली। ठीक है, जैसे सन है तो वो किंग को आगे सक्सीड करेगा, तो दैट इज मोनार्की। उसका एग्जांपल देना है तो आप दे सकते हो लाइक मुगल डायनेस्टी। अगर आपने डिक्टेटरशिप का एग्जांपल देना है तो हिटलर रूल इन द जर्मनी। एनी अदर डाउट बेटा? ऑफलाइन स्टूडेंट्स? हाँ जी, ओके। नेक्स्ट आई विल डिस्कस विद यू केस स्टडीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। चाइना, देन पाकिस्तान, देन थर्ड है आपके मैक्सिको। ठीक है, नंबर 1, why China can't be called truly democratic? Because one party nation, communist party is there, and to become the member of parliament a candidate need approval of Chinese Communist Party. No doubt many small parties are there, but always elections are won by only this Communist Party. And to become the president of the country, candidate also have to take approval from Chinese Communist Party. तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी का कितना होल्ड है। देन नेक्स्ट जो आपने इसमें बताना है, इंटरफेरेंस ऑफ मिलिट्री। चाइना में जो है वो मिलिट्री की इंटरफेरेंस है। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो है, ठीक है, कुछ मेंबर्स उसमें मिलिट्री के इलेक्ट होते हैं। एंड इंपॉर्टेंट डिसीजन जो कंट्री में लिए जाते हैं उनमें भी मिलिट्री का कंट्रोल बहुत ज्यादा है। देन थर्ड इज मीडिया, दैट इज नॉट इंडिपेंडेंट। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जितनी हमारी कंट्री में है उतनी चाइना में नहीं है। वहां पे मीडिया जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी, जो वन पार्टी नेशन है चाइना, मैं आपको बता रही हूँ वन पार्टी नेशन, पर इट डजंट मीन मेनी स्मॉल पार्टीज आर देयर, बट हमेशा इलेक्शंस कम्युनिस्ट पार्टी ही जीती है, बिकॉज मे बी दिस पार्टी प्लेज मैनी काइंड ऑफ ट्रिक्स, कि हमेशा एक ही पार्टी मेजोरिटी में आती है। रीजन क्या है? क्योंकि इस पार्टी की मेजोरिटी, कंट्री में मेजोरिटी ज्यादा है। एंड लास्ट में फिर हमने ये बताना है दैट चाइना जो कंट्री है, चाइना कंट्री में जो राइट्स लोगों को दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स या जो भी उनके राइट्स हैं, दीज राइट्स आर नॉट एज यू कैन से इम्पोर्टेंट, एज पावरफुल एज इन द इंडिया, एज इन आवर कंट्री। हमारी कंट्री के फंडामेंटल राइट्स और चाइना के फंडामेंटल राइट्स को कंपेयर करें तो हमारी कंट्री के फंडामेंटल राइट्स बहुत स्ट्रांग है। चाइना में फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं, लेकिन हमारी कंट्री में फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। वहां पे बुद्धिज्म,
ठीक है। तो इस तरह से हर कंट्री में कुछ ना कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो कंट्री को डेमोक्रेटिक या नॉन डेमोक्रेटिक बनाते। कहने को तो चाइना अपने आप को डेमोक्रेटिक कंट्री कहता है, लेकिन चाइना कांट बी कॉल्ड ट्रूली डेमोक्रेटिक कंट्री। नेक्स्ट इज पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो स्टोरी है आपकी केस स्टडी 99, ठीक है, 1999 से स्टार्ट होती है। 1999 में परवेज मुशर्रफ जो उस टाइम पीरियड में मिलिट्री के कमांडर थे पाकिस्तान में, उन्होंने क्या किया, कंट्री में मिलिट्री कूप अरेंज किया। मिलिट्री कूप का मतलब होता है सडन ओवरथ्रो, ठीक है, मिलिट्री अटैक। और इस मिलिट्री अटैक से क्या हुआ, पूरा कंट्री का जो कमांड थी, कंट्री का होल्ड अपने हाथ में लिया। 2002 में उन्होंने क्या किया, रेफरेंडम। रेफरेंडम का मतलब होता है लोगों से यस और नो करवाना कि वो परवेज मुशर्रफ का रूल कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं। अब लोगों ने यस कहा या नो कहा, लेकिन परवेज मुशर्रफ ने 2002 के बाद अपना रूल जो है वो कंटिन्यू किया, क्योंकि उसने ये कहा कि लोग चाहते हैं कि उसका रूल कंटिन्यू हो। देन ही चेंज्ड हिज डेजिग्नेशन, ही बिकेम द प्रेसिडेंट, वो कंट्री का प्रेसिडेंट जो उन्होंने डेजिग्नेशन जो था वो बनाया अपना। एंड आफ्टर दैट मिलिट्री कंट्रोल, यानी कि जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनको भी मिलिट्री कंट्रोल करती है। देन इसके बाद आप बताओगे कि पाकिस्तान आर्मी का होल्ड बहुत ज्यादा है, पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं है, इक्वालिटीज नहीं है, मैन वुमेन में इक्वालिटी नहीं है, देन फ्रीडम, ऑपोजिशन स्ट्रॉन्ग पार्टी नहीं है, एंड लास्ट आपने ये बताना है कि पाकिस्तान जो कंट्री है, ठीक है, एज कंपेयर टू इंडिया को कंपेयर करो कि इंडिया के जो फंडामेंटल राइट्स हैं दीज आर नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडिया। देन नेक्स्ट है मैक्सिको। मैक्सिको जो कंट्री थी दैट बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1930, और मैक्सिको की सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी है दैट इज पीआरआई, और हमेशा यही पार्टी इलेक्शन जीतती है बिकॉज दिस पार्टी प्लेज मैनी काइंड ऑफ डर्टी ट्रिक्स। यू वांट टू आस्क समथिंग और यू? ठीक है, केस स्टडी आपको पता ही है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि व्हाई दीज कंट्रीज कांट बी कॉल्ड टू डेमोक्रेटिक, तो जस्ट आपको उनके बारे में पता होना चाहिए। लाइक सबसे पहले आपको मैक्सिको का ईयर बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1930, ओनली वन पार्टी नेशन पीआरआई है, ठीक है। फिर आपको पता होना चाहिए इंस्टीट्यूशनल, ठीक है, देन द रेवोल्यूशनरी पार्टी, इसमें मतलब जो है वो आई एंड में है, लेकिन आपने ऐसे याद रखना इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी, क्लियर। देन दिस पार्टी प्लेज मैनी काइंड ऑफ डर्टी ट्रिक्स टू विन द इलेक्शंस। अब डर्टी ट्रिक्स में आपने बताना है, आपने वो चीजें बतानी है कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को कैसे कर्व करती हैं, यानी कि उनकी मीटिंग्स, उनके पब्लिक जहां पे भी उनकी मीटिंग्स होती हैं, उनके ऑफिसेज हैं या जो भी उनके लीडर्स हैं, उनको हरास किया जाता है। कई बार इलेक्शंस के टाइम पर में बूथ कैप्चरिंग करवा दी जाती है, कई बार बूथ शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। मीडिया जो है इस कंट्री में पार्टी के अंडर है, ठीक है, रेडियो या न्यूज़पेपर या जो भी प्रिंटिंग होती है वो पार्टी के अंडर, और इवन गवर्नमेंट स्टाफ जो है उसको कंपेल किया जाता है, स्कूल में जो टीचर्स हैं उनको कंपेल किया जाता है कि वो पेरेंट्स को या जो बच्चे हैं उनको इस पार्टी को वोट करने के लिए कंपेल करें। तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि जो पीआरआई है, कहने को मैक्सिको डेमोक्रेटिक कंट्री है, बट इट कांट बी कॉल्ड ट्रूली डेमोक्रेटिक, ठीक है। नेक्स्ट है जिम्बाब्वे। परीक्षा स्टैंड अप। In which year Zimbabwe got independence? Mannat, Siram, 1980, ठीक है। And the party name ZANU-PF. And the leader of this party, Robert Mugabe. तो अब हमने बताना है why this country can't be called truly democratic, because when this country got independence in 1980, at that time elections held in the country and the party ZANU-PF won with the maximum number of votes. Robert Mugabe, he became the leader, he became the prime minister of the country, but after that for 17 years he ruled the country. एक बार इलेक्शंस हुए, 5 years के बाद जब फिर से कंट्री में इलेक्शंस हुए, then again they won, then after 5 years फिर से इलेक्शंस हुए, again they won, ठीक है। लेकिन डेमोक्रेसी में क्या होता है, डेमोक्रेसी क्या कहती है कि हर पर्सन को जीतने की इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए और लोगों को ये राइट होना चाहिए कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चेंज करें। लेकिन इस कंट्री में ऐसा नहीं है,
क्योंकि और भी बहुत सी पार्टीज हैं लेकिन हमेशा यही पार्टी जीतती है। रीजन क्या है? दिस पार्टी आल्सो प्लेज मैनी काइंड ऑफ ट्रिक्स। ट्रिक्स का मतलब सेम आपने वही बताना है, दैट अलग दूसरी पार्टीज को किस तरह से हरास किया जाता है, दूसरे लीडर्स को हरास किया जाता है। सेम मीडिया को कंट्रोल किया गया है, गवर्नमेंट कंट्रोल जो है वो मीडिया, न्यूज़पेपर, टेलीविजन, उसके ऊपर कंट्रोल किया गया है। ठीक है, हाँ जी। शिवांश, यू वांट टू आस्क समथिंग? क्रिटिसिज्म का राइट नहीं है यहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशन को कितनी बार चेंज कर दिया गया है अपने अकॉर्डिंग। हाँ जी, कीप ए माइक ऑन शिवांश। हाँ जी, यस, यू वांट टू आस्क समथिंग बेटा? शिवांश, कीप ए माइक ऑन, आपका माइक ऑन है बेटा। नो? यस प्रिंसी, यस प्रिंसी, कीप ए माइक ऑन बेटा। Yes, ma'am. Good Any morning. doubt बेटा? Am I audible to you? No, ma'am. Thank you बेटा। शिवांश? Yes. Yes, in this way I have discussed with you the stories of different countries, that these countries can't be called truly democratic. Other than this, 3 countries are more, like Saudi Arabia, Estonia and Fiji. These countries are also non-democratic. क्यों? Reason is Saudi Arabia. सऊदी अरेबिया जो कंट्री है वहां पे इलेक्शंस नहीं होते हैं, ठीक है, वहां पे फैमिली हेरिडिटरी रूल है, ठीक है। सेकंड इज सऊदी अरेबिया कंट्रीज में इक्वालिटी जो है मेन और वुमेन में नहीं है। थर्ड इज रिलीजियस जो राइट्स हैं वो नहीं है, लोगों के पास रिलीजियस फ्रीडम्स नहीं है। जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनको बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। एंड इवन जो दूसरी कंट्री से लोग वहां पे जाते हैं उनको प्रॉपर सिटीजनशिप नहीं मिलती है। So these are the reasons why people they are facing many problems in those countries. तो वो कंट्री जो है वो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री। Then is Estonia. Why Estonia is called non-democratic? क्यों जो है वो एस्टोनिया नॉन डेमोक्रेटिक है? क्योंकि एस्टोनिया में जितने भी रशियंस हैं उनको माइनॉरिटी कहा जाता है। अगर वो वहां के बॉर्न सिटीजन भी हैं तो भी उनको माइनॉरिटी कहा जाता है, उनको पॉलिटिकल राइट्स नहीं दिए गए। देन फिजी, फिजी में जो बेटा बॉर्न सिटीजन्स हैं अगर वो वोट करते हैं तो उनके वोट की वैल्यू डबल है। और अगर कोई और पर्सन जो किसी दूसरी कंट्री में वहां पे आया है, चाहे वो वहां का सिटीजन भी बन चुका है, लेकिन फिर भी उसके वोट की वैल्यू सिंगल ही है। इट मींस फिजी कंट्री जो है वो सिटीजन्स के बीच में डिस्क्रिमिनेशन करते हैं वोटिंग के बेसिस के ऊपर। सो दीज कांट बी कॉल्ड डेमोक्रेटिक। सो दीज आर द कंट्रीज। जब भी कोई भी एग्जांपल आपने देना तो आप इनके एग्जांपल दे सकते हो। क्लियर? एनी डाउट? हाँ जी, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन पुट की, हाँ, कंट्री के नेम के अकॉर्डिंग यू हैव टू टेल द नेचर ऑफ द पार्टी और नेचर ऑफ द कंट्री। एनी अदर डाउट? एनी अदर डाउट बेटा?